नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। ध्यान रखिए मित्रों कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है। ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर जानवरों को और पौधों को संरक्षित किया जाता है या संरक्षण प्रदान किया जाता है। पूरा का पूरा एरिया क्या है, संरक्षित कर दिया जाता है, जिससे जैव विविधता बरकरार रहे। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि एक ये संरक्षित एरिया है, सरकार के द्वारा संरक्षित एरिया है, जिसमें प्राकृतिक पौधों और जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभी तक देखिए, भारत सरकार ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है और स्टैटिक जीके का रोल वर्तमान समय में सभी एग्जामों में बहुत अधिक हो गया है। आप देखेंगे कि करंट अफेयर स्टैटिक जीके मिलाकर के लगभग 40% पोर्शन कवर होता है हर एग्जाम का। अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके तैयार करके जा रहे हैं तो 40% आप प्रश्न सही करके आएंगे। वो एग्जाम एसएससी का हो या यूपीपी का हो या यूपीएसआई का हो या समीक्षा अधिकारी का हो या रेलवे का हो या अदर स्टेट का कोई एग्जाम हो, सुपर टेट का हो। मतलब आप देखेंगे स्टैटिक जीके का रोल बहुत अधिक है। और स्टैटिक जीके में इसी तरीके की चीजें पूछी जाती हैं जो एक एक पोर्शन में आपको बताता जा रहा हूं। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में पौधों को और जानवरों को, मतलब प्लांट्स को और एनिमल्स को संरक्षित किया जाता है। अब देखिए, एक तरफ क्या दिया हुआ है, बायोस्फीयर के नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, राज्य। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, राज्य। ये भैया आपको रटना पड़ेगा, और रटने की कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला क्या है, सुंदरवन, है ना। हर जगह आप बायोस्फीयर रिजर्व लगाएं या ना लगाएं, हर जगह आप हर बायोस्फीयर के पीछे आप बायोस्फीयर लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, बहुत फेमस भी है। सिमलीपाल पूछा जाएगा, दूसरा देख लीजिएगा, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। सिमली, उड़ीसा, याद रखिएगा। उड़ीसा में तालब्य सा पीछे है और दंत सा सिमली में क्या है, आगे है। तो सिमली कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। सुंदरवन बहुत फेमस है, पश्चिम बंगाल में है ही। सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा। बस इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मन करे तो लिख लीजिएगा या सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इस हिसाब से मैं बताऊंगा, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको याद तो पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। टाइम लेकर के थोड़ा मैं बताता हूं, इस वजह से याद भी हो जाता है। आप एक बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको याद बहुत समय तक रहेगा। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो सुंदरवन फेमस है, पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल भी आपको पता है, सिमली कहाँ हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा। अगला देखिए, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, और पंचमढ़ी वैसे भी मध्य प्रदेश का फेमस स्थल है ना। तो पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला है नोकरेक। नोकरेक नाम से सुन करके लग रहा है, नोकरेक कहाँ हो जाएगा, मेघालय में। नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी भी कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, है ना। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस एरिया में फैला हुआ है, महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार भी कहाँ हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु में। नंदा देवी कई बार पूछा गया है, नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व,
अरे भैया अंडमान निकोबार की बात आएगी, है ना, तो ग्रेट निकोबार तो याद ही रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। मानस भी कई बार पूछा गया है, कहाँ है, असम में, मानस असम, देखिए मिलता जुलता शब्द है, मानस असम। तो सुंदरबन कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नोकरेक हो गया मेघालय में, नीलगिरी आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक लगा देना है, मन्नार आपको पता है तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड लगा देंगे, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ हो जाएगा, असम में। अब देखिए ये जो है एक दिया हुआ है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा दिया हुआ है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दिहांग और दिबांग, दिहांग और दिबांग, अगला देख लीजिएगा, कोल्ड डेजर्ट के जस्ट नीचे है दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग और दिबांग वैसे फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा कहाँ है, असम में, जैसे मानस कहाँ है, असम में, वैसे डिब्रू सैखोवा भी कहाँ है, असम में। शेषाचलम, शेषाचलम है ना, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कच्छ की बात आएगी, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, कच्छ की बात आएगी, गुजरात तत्काल लगा देंगे आप लोग। एक और है अचान कमार, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अचान कमार अमरकंटक, है ना, ये कहाँ लगा देंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगस्त्य माला ये कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में। कंचनजंगा जब भी बात आएगी, सिक्किम बहुत फेमस है ना। पन्ना बायोस्फीयर कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश, तो पन्ना कहाँ लगा देंगे, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी, पन्ना पंचमढ़ी, पन्ना पंचमढ़ी कई बार याद कर लीजिएगा, पन्ना और पंचमढ़ी दोनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में हैं। अगस्त की बात आएगी, केरल और तमिलनाडु लगा देंगे। कंचनजंगा बहुत फेमस है, सिक्किम में। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में लगा देंगे। कच्छ गुजरात याद रहेगा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में ठंडी होती है कि नहीं होती, खूब ठंडी होती है, हिमालय का भाग है ना, तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ लगा देंगे, हिमाचल प्रदेश। मानसा को याद ही है, असम में लगा देंगे। डिब्रू सैखोवा भी कहाँ लगा देंगे, असम में। नंदा देवी उत्तराखंड में है ही है। ग्रेट निकोबार तो अंडमान निकोबार हो ही जाएगा, है ना। नोकरेक मेघालय हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हो जाएगा। सुंदरबन फेमस ही है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह के जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ करना क्या है कि आप 8-10 मिनट निकाल करके इसको एक बार सुन लीजिए, और मन करे तो एक जगह नोट भी करते जाइएगा, है ना, इससे आपको और फायदा मिलेगा। अगली चीज देख लेते हैं। दिया हुआ है भारत में यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2022 का डाटा है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, है ना। तो आपको ये पता है कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, है ना, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व क्या हैं, विश्व नेटवर्क का हिस्सा हैं। टोटल पूछा जाएगा आपसे कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो क्या बताएंगे, 18 हैं, और 12 क्या हैं, विश्व स्तरीय हैं, है ना। जैसे सुंदरबन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक, नीलगिरी, मन्नार, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, अचान कमार, है ना, अगस्त्यमाला, कंचनजंगा, पन्ना, ये सब दिए हुए हैं। ये 12 क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, मतलब इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला हुआ है भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व को, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, 18 और 12 की संख्या याद रखिएगा। अगली चीज देख लेते हैं, भारत में हाइड्रोथर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची। ये दिया हुआ है, भारत में हाइड्रोथर्मल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची दिया हुआ है।
अब देखिए, एक पहला दिया हुआ है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि तारापुर जो है वो भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना। फिर पूछा जाएगा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर, है ना, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर मुंबई में स्थित अप्सरा रिसर्च रिएक्टर है। कौन सा है? एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर मुंबई में स्थित अप्सरा रिसर्च रिएक्टर है ना। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जैसे महाराष्ट्र में है तारापुर, महाराष्ट्र तारापुर, और यही क्या है, भारत का पहला और सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। दूसरा क्या है, कर्नाटक कैगा, याद रखिएगा। कर्नाटक क्या याद रखेंगे? कैगा, कर्नाटक कैगा याद रखेंगे, है ना। गुजरात काकरा पार याद रखेंगे, है ना, और मीठी विरदी भी याद रखेंगे। दो हैं गुजरात में, कौन कौन से? काकरा पार, मीठी विरदी, है ना। अच्छा, इसको याद रखिएगा, काका मीठा गुजरात, है ना, काका मीठा गुजरात याद रखिएगा। राजस्थान में है रावत भाटा, मिलता जुलता है, राजस्थान रावत भाटा, राजस्थान, है ना, रावत, क्या याद रखेंगे? राजस्थान रावत। उत्तर प्रदेश में नरौरा याद रखिएगा, नरौरा। तमिलनाडु में दो हैं, कुडनकुलम और कलपक्कम। तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? कुडनकुलम और कलपक्कम। तमिलनाडु, देखिए, कुडनकुलम कलपक्कम, ला रहा है, तमिलनाडु में भी ला, कलपक्कम में भी ला, कुडनकुलम में भी ला, है ना। अगला है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा है तो ये जो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो प्रस्तावित हैं। आंध्र प्रदेश में सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और एक और है रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन, और डॉक्टर नरला, ये भी याद रखिएगा। असम में है बोंगाई गान थर्मल पावर स्टेशन, लकवा थर्मल पावर स्टेशन और नामरू। बिहार बरौनी याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व और भारत में हाइड्रो और थर्मल जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए मित्रों, एक चीज याद रखिएगा, परमाणु बम और परमाणु रिएक्टर, मतलब एटॉमिक बम और एटम बम और एटॉमिक रिएक्टर, दोनों में इतना अंतर है। परमाणु बम जो होता है वो विनाशय करता है, और परमाणु रिएक्टर में क्या होता है कि इससे हमको बिजली प्राप्त होती है। एक चीज याद रखिएगा कि इन दोनों में, चाहे परमाणु रिएक्टर हो या परमाणु बम हो, दोनों में नाभिकीय विखंडन होता है, ये भी याद रखिएगा। दोनों में, परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम दोनों में नाभिकीय विखंडन होता है। क्लियर रहिएगा, दोनों में नाभिकीय विखंडन होता है। तो भैया अंतर क्या होता है? जो परमाणु बम होता है उसमें अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। कैसा होता है? अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, है ना, नाभिकीय विखंडन होता है। जबकि जो परमाणु रिएक्टर है उसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। एक और होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है। कई बार ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। सूर्य में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। जैसे आपको पता है कि सूर्य में दो एलिमेंट हैं सबसे ज्यादा, एक क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है? हीलियम।
सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पे क्या है, हीलियम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व या एलिमेंट भी हाइड्रोजन है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट या तत्व हाइड्रोजन है, ये भी क्लियर रखिएगा, है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि वर्तमान समय में हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, भारत में भी नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसका कारण सिर्फ एक है, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब हम फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O, पानी। जब पानी बन गया तो इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। और हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने, यह भी याद रखिएगा। और सबसे हल्की गैस भी मानी जाती है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर सबसे हल्की गैस हीलियम, और सबसे ज्यादा हल्की गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट या तत्व कौन सा है, तब भी आप क्या बताएंगे, हाइड्रोजन। जितने भी तारे हैं उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा। और आपको पता है कि हर आकाश गंगा में क्या है, ज्यादातर तारे ही हैं, है ना। तो ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा ब्रह्मांड में, हाइड्रोजन। और एक चीज याद रखिएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। और सुंदरता के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैलोलॉजी कहते हैं। इस तरह से स्टैटिक जीके मैं आपको कराता रहूंगा। 20 मिनट 25 मिनट अगर आप समय निकाल करके सुन लिया करेंगे, लिख लिया करेंगे, तो आप जब एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको लाभ हुआ। अभी तो हो सकता है आप मेरी बातों को हल्के में लें, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर। अब जो देखिए वही यूट्यूब पर पढ़ा रहा है ना। लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंस, अनुभव का लाभ आप लेना चाहते हैं और आने वाले सभी एग्जामों में आपको हूबहू वही प्रश्न देखने को मिलेंगे, अगर आप मेरे अनुभव का लाभ लेंगे, और इसी तरीके से मैं आपका रिवीजन करवाता रहूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी, कोई भी उलूल जुलूल चीजें इसमें आपको नहीं दी जाएंगी। बस आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर लिख लेंगे तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। और प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, जीएस की ले लीजिए, एसएससी का सॉल्व करिए, रेलवे का सॉल्व करिए, समीक्षा अधिकारी का सॉल्व करिए, जो भी आपको पेपर मिले सॉल्व करते जाइए। और फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा एग्जाम देने में, और आप वापस आएंगे कॉन्फिडेंस से कि मेरा सिलेक्शन होगा। क्लियर है ना। और जीएस तैयार करने का एक ही तरीका होता है कि बार बार पढ़ो, है ना, और विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।